अवसर पर विराजपूर कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। आजाद ने गुज्जर समुदाय के एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि हमें अपनी मूल विनम्रता और लोगों को नहीं भूलना चाहिए। लोगों को नरेंद्र मोदी से सीख लेनी चाहिए, जो प्रधानमंत्री बन गए लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूले। राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं। मेरे नरेंद्र मोदी के साथ राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक जमीनी व्यक्ति है। आजाद ने पीएम मोदी के साथ राजनीतिक मतभेदों का जिक्र करते हुए उनकी तारीफ की तो कश्मीर की अर्थव्यवस्था को लेकर भी अपनी राय रखी। साथ ही ये भी कहा कि हमें पहले जम्मू कश्मीर को आर्थिक स्थिति से ठीक करना होगा। उन्होंने इसके लिए मंत्र भी दिया और कहा कि विकास के काम को 3 गुना करना होगा। आजाद ने इसी मौके पर यह भी कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाला जो फंड है उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ये मांग भी की। और साथ ही कहा कि दिल्ली से 3-4 गुना ज्यादा पैसा जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। जो दिल्ली में सरकार है उससे भी कि जमीन पे काम होना चाहिए। मैंने इन सालों में बहुत सारी तकरीरें जम्मू कश्मीर पर की, यहाँ की सड़कों के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ स्ट्रीट फूड के बारे में, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हैं, हर दूसरे दिन के बाद एक टैक्स नया लगता है। हमारे टोल टैक्सेस बहुत लग रहे हैं, अभी हाउसिंग टैक्स भी लग रहा है। लेकिन टैक्स हमेशा जाने चाहिए इनकम के साथ। तो इनकम तो हमारी स्टेट की 0 हो गई है और टैक्सेस 110% हो गए। तो कैसे मिसमैच है बहुत। तो सबसे पहले तो हमें आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन इस स्टेट की ठीक करनी होगी। डेवलपमेंट एक्टिविटीज दुगने तिगने करने होंगे। पैसा दिल्ली से 3 गुना 4 गुना होना चाहिए, जैसे हमारे वक्त में आता था। चाहे बजट कम होता था, लेकिन बजट के बाद भी हम अलग अलग चीज़ों में लेते थे, तो वो पूरा लग जाता था। और डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में हमारा 25% बढ़ जाता था, बच जाता था पैसा, वो भी हम लगाते थे। तो आज ऐसा जो है कि ज़मीन पर कुछ नहीं दिखाते। जो सड़कों की, जम्मू की सड़कों में बहुत घूमा, अंदर गलियों में, बाहर में किसी से मिलने, किसी से तो वहाँ सड़कों की हालत बहुत है और पूरे प्रदेश की हालत है। इंडस्ट्री सब बंद हो गई है, डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट कागज पे तो बहुत आता है, मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ बहुत साइन, लेकिन वो है कहाँ। कश्मीर में कांग्रेस के असंतुष्ट नेता जो G23 के नाम से जाने जाते हैं, वो इकट्ठा हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर गांधी टोपी उतारकर भगवा पगड़ी पहन ली है। ये देख के बड़ी खुशी हुई है। अब राहुल गांधी समुद्र में छलांग लगाकर इनके लिए मोती ढूंढकर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उससे असंतुष्ट हैं। ये क्या चाहते हैं। और इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस के दौरे पर हैं। तस्वीरें आपके सामने।
और इस मुद्दे पर बहस करेंगे। अरुणोदय कांग्रेस का पक्ष हमारे साथ रखेंगे। प्रदीप भटनागर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अरुणोदय जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। एक तरफ 5 राज्यों में इलेक्शन है, लेकिन कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। कैसे कांग्रेस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? जमीनी मुद्दों से जुड़ी हुई पार्टी है। हम हमेशा से इस देश की जनता की आवाज को बुलंद करते हुए आए हैं, चाहे हम सत्ता में रहे हों, चाहे हम विपक्ष में रहे हों। आज राहुल गांधी जी दक्षिण दौरे पर हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारों का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, गिरती अर्थव्यवस्था का मुद्दा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने में सफल भी सिद्ध हुए हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आज हमारे सामने बहुत बड़े संकट हैं। भारत देश आज महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। भारत की रीढ़ की हड्डी हमारा अन्नदाता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और वो भी उन दुश्मनों से। मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब नहीं दिया आपने। मैंने सवाल आपसे ये पूछा जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, जम्मू कश्मीर में इस समय जुटे हुए हैं जी, उसको लेकर जवाब दीजिए। देखिए कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी और आप जानती हैं लोकतांत्रिक पार्टी एक जो बड़ा परिवार होता है, वहां पे कुछ लोगों के स्वर कई प्रकार के हो सकते हैं। मेरा मानना यह है हम हर किसी की आवाज का सम्मान करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अगर अपने दायित्व को निष्ठावान तरीके से उठाएगा तो पार्टी भी सफल होगी, वो भी सफल होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जम्मू में है इस समय, 5 राज्यों में इलेक्शन है। कैसे पार्टी पार्टिसिपेट करेगी इलेक्शन में? इसका एक संतुष्टि भरा जवाब आपने नहीं दिया। देखिए मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, पार्टी पूरी ताकत के साथ इन 5 राज्यों में लड़ने जा रही है और लड़ने ही नहीं, जनता का आशीर्वाद। लेकिन कैसे लड़ेगी? कैसे लड़ेगी? कैसे? जो स्टार प्रचारक हैं, जो बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, वो तो जम्मू में है। कैसे प्रचार कौन करेगा? राहुल गांधी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ लेंगे क्या? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, हमारी 5 राज्यों में बड़ी मजबूती के साथ हमारी राज्यों की इकाइयां खड़ी हुई हैं, जो चुनाव प्रचार में बिल्कुल जी जान से लगी हुई हैं और जनता के मुद्दों को उठा रही हैं। आप नतीजों का इंतजार कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप देखिएगा कांग्रेस किस प्रकार से 5 राज्यों में क्लीन स्वीप करेगी। ये मेरा आपका हर ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। प्रदीप भटनागर हमारे साथ है। प्रदीप भटनागर जी, पूरी तरीके से कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, बीजेपी तो खुश होगी? नहीं, हमारा खुश होने चैलेंज का निजी मामला है, हमें खुश और दुख होकर क्या होना है। हमारा फोकस चुनाव पे है, 5 राज्यों में चुनाव है और बहुत गंभीरता से चुनाव का अपना काम कर रहे हैं। हमारे और हमारे नेता कार्यकर्ता सब अपने चुनाव की तरफ फोकस है। चुनाव एक राज्य के चुनाव है और वो भी 5 राज्य के प्रमुख राज्यों के चुनाव है। हमारा फोकस राज्य की तरफ है, हमारा किसी घर की तरफ नहीं है। नहीं, जो एक विपक्ष का रास्ता थोड़ा थोड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक विपक्ष थोड़ा कमजोर है, थोड़ा कि बहुत ज्यादा, क्योंकि राहुल गांधी उधर अकेले हैं, बाकी लोग जम्मू में हैं इस समय। देखिए बहुत सवाल तो आपने बहुत अच्छा करा, मगर आपने दूसरे घर का सवाल करा, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं फिर भी थोड़े से 1-2 कमेंट्स कर ही दूं। जब तक ये राहुल जी को ठंडे बस्ते में नहीं लगाएंगे तब तक ये पार्टी दोबारा ऊपर नहीं आ सकती है। इस कांग्रेस को बर्फ में लगा दिया है राहुल गांधी जी ने और वही सही वो भी लगा देंगे। आप ये देखिए हमारे सॉरी मैं तो गलत बोल गया, आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, जो पूर्व रहे हैं, उन्हें कम से कम इतनी तो पता होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में इतना सरगर्मी बढ़ी हुई है और चुनाव का दौर में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में है। वो कितने दौरे चले गए पश्चिम बंगाल में? ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं, राजधानी में, दिल्ली की राजधानी में आज 5 जगह चुनाव है, वार्ड में चुनाव है, जहाँ कांग्रेस अपना नामो निशान खत्म कर चुकी है।
इनका वहां पे एक नेता अभी तक कोई जाके राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है जनता में। ये बड़े पक्कों के चलेगा वायनाड। अब उन्हें उत्तर प्रदेश बुरा लगता है, दक्षिण अच्छा लगता है कांग्रेसियों को। अब ये उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल अरुणोदय क्यों जी जाएंगे? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। यही कहना चाहता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी दिन रात राहुल गांधी का नाम लेती है, दिन रात कहती है कि राहुल गांधी में पोटेंशियल नहीं है, तो मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि फिर आप राहुल गांधी का नाम क्यों लेते हो? आपने खुद देखा किस प्रकार से 2018 में राहुल गांधी के नेतृत्व में हिंदी पट्टी के तीनों राज्य कांग्रेस में जीते थे। मुझे पूरा भरोसा है नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है कि मुझे अगर कोई हटा सकता है तो वो राहुल गांधी ही है। और मैं आपको लिख के दे देना चाहता हूं, आज आपके दर्शकों को भी ये कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी ने इस देश की सरकार को घेर लिया है, महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, अन्य जातियों की समस्याओं के मुद्दे पर, और सरकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इसलिए अब उल जलूल फालतू की बातें ये कर रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जन की बात कब करोगे? आज जनता परेशान है, पीड़ित है, महंगाई के कारण कई मुद्दे हैं जिसके कारण आज जनता परेशान है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही एक व्यक्ति है, एक नेता है जो मैदान में खड़ा है। राहुल गांधी का बार बार नाम ले रहे, राहुल गांधी का बार बार नाम ले रहे। मैं पश्चिम बंगाल को लेकर एक सवाल आपसे पूछूंगी, वहां पर है कहां पार्टी? वहां पर तो सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, कांग्रेस है कहां पर? वहां पर तो दिखी नहीं है ना। आपकी फोटोज नहीं देखी शायद, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था, हजारों लाखों की भीड़ कांग्रेस और मतलब लेफ्ट के कार्यकर्ता जुड़े हैं, जनता जुड़ी है। वेस्ट बंगाल में हम एक मजबूती के साथ विकल्प के रूप में उभर रहे हैं और मुझे पता है जो धुआंधार प्रचार बीजेपी और टीएमसी का है, जो धुआंधार प्रचार बीजेपी और टीएमसी का पश्चिम बंगाल में है, वो नहीं दिखाई दे रहा, वो कांग्रेस का नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि जो घमासान है वो निकलकर सामने आ गया, जो अंतर्कलह है, भीतर घात है, वो निकलकर सामने आ गया है। देखिए, मैं आप जैसे मीडिया चैनल्स का बहुत सम्मान करता हूं, आप बिल्कुल जायज प्रश्न कर रहे हैं। हाँ। परंतु देश का जो कोर मीडिया, उससे ये सवाल पूछता हूं, अगर वो दिन भर बीजेपी को दिखाएगा तो मैं उसके लिए क्या कर लूंगा? कांग्रेस दूसरे चैनल की बात मत कीजिए, आप दूसरे चैनल की बात मत कीजिए। मैंने जो सवाल पूछा आप उसी का जवाब दीजिए। दूसरे चैनल अपनी जगह है, मैंने जो आपसे सवाल पूछा आप उसका जवाब दीजिए। एक पूरी तरीके से घमासान मचा हुआ है। गुलाम नबी आजाद वहां पर पहुंचते हैं, कश्मीर के मुद्दे को उठा रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को उठा रहे हैं। कांग्रेस को कमजोर उन्होंने बताया है कि कांग्रेस को मजबूत होने की जरूरत है। कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बैठे हैं। देखिए, देखिए 8 महीने तक सामान के साथ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है, हम एक लोकतांत्रिक दल है। वही परिवार टूटता हुआ दिखाई दे रहा, वही परिवार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं टूट रहा है, हम सब एकजुट हैं। गुलाम नबी जी हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ हैं। हाँ, उनकी अगर कोई एडवाइस है तो पार्टी का हाईकमांड इस पर विचार करेगा, परंतु मुझे पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस। प्रदीप भटनागर आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। बनाने जा रही है। आज नरेंद्र मोदी चलेगा, जनता पार्टी मिलेगा चुकी है। पायलट साहब को क्यों हटा दिया आपने? वो बगावत पे खड़े हो गए, अगर आपने ये कहा है तो। जी, क्या कह रहे हैं आप? जिस एकता की आप बात कर रहे हो, माधवराव सॉरी सिंधिया जी चले गए, पायलट साहब बगावत में खड़े हो गए, जगदम्बा पाल जी ने सामने छोड़ दिया अपना पद, केंद्रीय मंत्री रहने के बाद भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। एक चीज आप मुझे बताइए, चले गए, क्या वजह रही? प्रचार करने बहुत बड़े साधन चले गए। अभी आपने कहा कि हमारे 3 राज्यों में राहुल जी की वजह से सरकार बनी, तो सरकार कैसे चली गई? आपने कैसे पायलट जी को हटा दिया? देखिए, मैं आज आपको बताऊं, आज आप कह रहे हो ये जो अडानी अंबानी की सरकार राहुल गांधी जी का टुकड़ा नरेंद्र मोदी की कांग्रेस से राहुल गांधी जी ने कांग्रेस एक एक करके बोलिए, आवाज नहीं आएगी दोनों की, एक एक करके बोलिए। सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, जो आज भारत में अडानी और अंबानी की सरकार है। एक एक करके बोलिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। दोनों एक साथ बोलोगे तो कैसे समझ आएगा? दोनों लोग आप एक साथ बोल रहे हो, एक एक करके बोलिए ना, तभी समझ आएगा। जी, मैंने ये कहा, हाँ। जिस दिन राहुल जी को ये निकाल देंगे कांग्रेस से, शांति से अपने घर बैठा देंगे, और जिस दिन राहुल जी कांग्रेस में दखल अंदाजी बंद कर देंगे और अपना लैपटॉप बंद करके रख देंगे, कांग्रेस ठीक हो जाएगी। या राहुल जी इस कांग्रेस का डब्बा बना के और कॉपी में पैक करके, ठीक है, राहुल गांधी कांग्रेस का धब्बा है या नहीं ये बाद में बात करेंगे। एक ब्रेक पर जाना होगा, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देश के 5 राज्यों में इलेक्शन है। बीजेपी और टीएमसी की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन वहीं कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। गुलाम नबी आजाद समेत कई बड़े बड़े नेता इस समय जम्मू में मौजूद हैं और वहां से गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। अरुण जी, मेरा जो सवाल है अगला वो आपसे होगा। सवाल इसीलिए होगा कि गुलाम नबी आजाद तारीफ प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं, एक जो सकारात्मक संदेश है वो बीजेपी का पब्लिक के बीच में जा रहा है और कांग्रेस का भीतरघात पता चल रहा है। अरुण जी, मेरा सवाल सुन पा रहे हैं आप? लगता है उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। प्रदीप भटनागर कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। पहले एक सवाल आप ही पूछ लीजिएगा कि कपिल सिब्बल साहब को क्यों कहना पड़ा कि आपने गुलाम नबी आजाद साहब को क्यों नहीं राज्यसभा भेजा? हाँ देखिए, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के जो सवाल उठा रहे हैं, ऐसी क्या कमी, क्या दिक्कत आ गई जो आपने गुलाम नबी साहब को दोबारा नहीं सोचा कि राज्यसभा भेजा जाए? देखिए, राज्यसभा जब उन्होंने छोड़ी तो कितने भावुक थे और उनकी विदाई इतनी भावुक रही कि लोग सालों याद रखेंगे कि किसी एक नेता की जब विदाई हुई तो कैसी हुई। कांग्रेस ने कहीं गुलाम नबी आजाद साहब को अब रिटायरमेंट, कांग्रेस के इस भीतरघात से बीजेपी खुश है क्या? नहीं, मुझे कुछ दुखी से कुछ नहीं लेना। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं और हमने जो अपना काम करना था लोकसभा और जितनी विधानसभा है उसमें काम किया। हार जीत तो एक प्राकृतिक है, लड़ाई लड़ी जाती है और वो हार जीत। ठीक है, अरुणोदय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से मेरा अगला सवाल होगा। और सवाल अरुणोदय जी मेरा ये होगा कि गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हैं, सकारात्मक संदेश बीजेपी का पब्लिक के बीच में जाता है और भीतरघात कांग्रेस का पता चलता है कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ चल रहा है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आज कहना चाहता हूं, आप सभी के समक्ष ये बात रखना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद जी ये कह रहे हैं कि हमें मुद्दों की बात करनी होगी और जहां तक मुद्दों की बात है उसमें नरेंद्र मोदी सरकार वो तो कांग्रेस को कमजोर भी बता रहे हैं, वो तो कांग्रेस को कमजोर भी बता रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा परिवार है, जिसकी भी जो राय है उस पर हम जरूर विचार करेंगे, परंतु गुलाम नबी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो कोई चीज कहते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। किस किस की राय पर विचार किया जाएगा? किस किस की राय पर? जो ये G23 नेता जम्मू में जुटे हुए हैं उनकी राय पर विचार किया जाएगा? हार्दिक पटेल को मनाया जाएगा? किस किस को आप मनाएंगे? आपको एक चीज बताऊं, जब कोई भी परिवार बड़ा होता है तो उसमें कई प्रकार के स्वर उठते हैं, तो उसे हम गलत नहीं मानते। परिवार तो सभी पार्टियों का बड़ा होता है, परिवार तो बीजेपी का भी बड़ा है। की तरह वोट तानाशाह नहीं है जहाँ पे सिर्फ एक व्यक्ति बोले और बाकी सारे सुने। हम लोग एक परिवार हैं, हर व्यक्ति बोलता है,
कईयों की कुछ समस्याएं होती हैं, परिवार तो कईयों की- लगभग हर पार्टी अपने आप को बता देती है, परिवार तो सभी बता देते हैं, बीजेपी अपने आप को परिवार बताती है, उसमें बड़े बड़े नेता हैं। वो सिर्फ आप खुद कह रही है, वो सिर्फ अपने आप को परिवार बताते हैं, वो परिवार है नहीं। नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही चलती है पूरी पार्टी में, लेकिन कांग्रेस परिवार में हर व्यक्ति की बात सुनी जाती है। आप बीच में मत बोलिए 2 मिनट, हर व्यक्ति की बात ठीक है, उनको बोलने दीजिए। का सम्मान सुनी जाती है। और मैं यही कह रहा हूं कि आज जो भी लोग हैं जिनका असंतोष है, अगर कोई सलाह दे रहे हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी खुलकर खुले मन से विचार करेगी और उन्हें समझाया जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। हम तो एक लोकतांत्रिक दल है, हम हर किसी के विचारों का सम्मान करते हैं। हम नरेंद्र मोदी नहीं है, हम बीजेपी नहीं है। हम इस देश को सांप्रदायिक तनाव से हटाते हुए इस देश में प्यार की राजनीति स्थापित करना चाहते हैं, मुद्दों की राजनीति स्थापित करना चाहते हैं। और भाजपा हमसे डरती है, भाजपा जानती है कि कांग्रेस ही एकमात्र दल है जो उसे इस देश की सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। ये जो सलाह गुलाम नबी आजाद जम्मू में जाकर दे रहे हैं, ये आपस में भी तो बैठकर बातचीत हो सकती थी ना, ताकि देश के बीच में ना आए, क्योंकि अन्य पार्टियां सुन रही हैं, वो तो मजाक बनाएंगी ना। ये बात आपस में बैठकर हो सकती थी, कुछ मतभेद, कुछ मनभेद थे, उनको सुलझाया जा सकता था। देखिए, बिल्कुल मनभेदों को सुलझाया जा रहा है, आपसी बातचीत चल रही है। मैं आपके चैनल का बहुत सम्मान करता हूं, परंतु मैं पुनः कहना चाहता हूं, इस देश के कुछ चैनल ऐसे हैं जो थोड़ी सी चीज को कांग्रेस के खिलाफ बहुत नेगेटिविटी फैलाने के लिए उपयोग करते हैं। मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ, मैं मुद्दों की बात कर रही हूँ। आप इस जिस चैनल पर बैठे हैं उसी की बात करिए, क्योंकि मैं मुद्दों पर सवाल आपसे पूछ रही हूँ, बाकी छोड़िए। मैं जिस मुद्दे पर सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए बस, क्योंकि दूसरी जो पार्टियां हैं वो उनको तंज कसने का मौका मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजस्थान में किस प्रकार से वसुंधरा राजे का गुट विरोध कर रहा है भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसा कह देना कि भाजपा में गुटबाजी या भाजपा में विरोध नहीं हो रहा है, ये गलत होगा। मध्य प्रदेश में भी गुटबाजी। ठीक है, प्रदीप भटनागर आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आपने दोबारा राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद साहब को क्यों नहीं भेजा? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ऐसी क्या बात हुई कपिल सिब्बल साहब को दोबारा खड़े होकर बोलना पड़ा कि कांग्रेस राज्यसभा नहीं, इसका निर्णय करने वाले आप होते कौन है? 2 बार राज्यसभा सांसद रहे, क्यों नहीं भेजा तीसरी बार आपको? अरे आप होते कौन है, आप बताएंगे हमें, हम कितने भेजें कितना भेजें? कांग्रेस पार्टी आपसी सहमति से चलती है, जिसको भेजना होगा भेजा जाएगा। हम गुलाम नबी आजाद को हो सकता है आने वाले समय में और बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें राष्ट्रीय रूप में हम प्रोजेक्ट करके लाए, उसमें आप कौन होते हैं निर्णय करने वाले? मैं बोलूंगा आपने नरेंद्र मोदी जी को यहाँ क्यों नहीं भेजा, वहां क्यों नहीं भेजा? नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी अपनी भावना लगाया, भोपाल बता रहा है, ये तो गलत होगा। आप हमारे आंतरिक परिवार में दखल नहीं कर रहे हैं, आप हमारे आंतरिक निर्णय एक एक करके बोलिए, तभी समझ आएगा। एक चीज और पूछना चाहूंगा, क्या इस कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी अकेले या सोनिया जी चला रही थी? सोनिया जी जब इस धरती पे बनी थी हिंदुस्तान की, गुलाम नबी आजाद साहब इस कांग्रेस में तब से नेता और कार्यकर्ता थे, जो ना आप लोगों ने इग्नोर कर दिया, और उससे बात आप घुमा के बोल रहे, स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। आडवाणी जी को भूल गए, आडवाणी जी को भूल गए। आडवाणी जी कहाँ है आज? भी मुंडी में आडवाणी जी को छोड़िए, आप गुलाम नबी आजाद साहब के बारे में बात पूछ रहे हो, बताइए ना। क्या आडवाणी जी को भूल जाओ, बनाने वाले हैं आडवाणी जी को आप भूल जाओ। जी, मेरा सवाल है, कांग्रेस परिवार से बाहर निकलकर क्यों नहीं आ पा रही? ये सिर्फ बीजेपी का सवाल नहीं, बल्कि हमेशा ही उठता है, चाहे कोई भी मुद्दा हो। कांग्रेस पार्टी परिवार से बाहर निकलकर नहीं आ पा रही है। जो कांग्रेस का नेतृत्व है, एक बार कोशिश करके देखिए, किसी दूसरे के हाथों में जाए, हो सकता है कुछ नया हो, कुछ अलग हो। ये वो शख्स है भेदभाव वाले, जब नरसिम्हा राव मैं बोल लूं, हाँ बोलिए, आप बोलिए, जवाब दीजिए। कार्यालय में रखने नहीं दिया था, सीधा उनके घर भेजी थी बॉडी उनकी। इनको सुनने की आदत नहीं है, बीजेपी वाले सुनते नहीं हैं। सुन लीजिए, प्रदीप भटनागर वो आपका ही जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, इस बार खुले रूप से चुनाव होंगे, जो भी व्यक्ति चाहे। मैं आपको यहीं पर रोकूंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वहां लेकर चलते हैं। अधिकारी और कार्यकर्ताओं को काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयागराज के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। सार्वजनिक जीवन में मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों का क्या महत्व होता है, यह अगर जानना है तो भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों में
एक ऐसा दल है जिसने अपनी स्थापना काल से लेकर के निरंतर हमें समर्थन मिला हो या न मिला हो, हम किसी भी सत्ता में हो या विपक्ष में हो, देश के लिए, समाज के लिए अपने उत्तरदायित्वों का पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करने वाला कोई एक राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों के साथ अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की और निरंतर आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज जिस रूप में देश और दुनिया के अंदर राजनीतिक दलों के लिए एक नए आदर्श के रूप में प्रस्तुत हुआ है। आज देश के नौजवानों का विश्वास, देश के मजदूरों का विश्वास, देश के किसानों का विश्वास, देश की महिलाओं का विश्वास आज ईमानदारी के साथ किसी एक राजनीतिक दल पर अटूट भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता तो वह दल है भारतीय जनता पार्टी। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। ये वैसे ही नहीं कहा, उन्होंने मूल्य और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया और वही मूल्य सिद्धांत जो जन विश्वास पर हम सबको खरा उतरने के लिए पूरी प्रतिबद्ध। सीधी तस्वीरें वाराणसी से आप देख रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। सीएम योगी को सुनते सीधे। गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 2019 में एक साथ 51 कार्यालयों का उद्घाटन प्रदेश के अंदर किया था और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी काशी क्षेत्र के इस क्षेत्रीय कार्यालय के साथ साथ प्रयागराज के कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम अभी संपन्न किए हैं। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से, काशी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी के प्रति हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जिन मूल्यों और सिद्धांतों के लिए पार्टी के संस्थापक और पार्टी का नेतृत्व निरंतर पूरी प्रतिबद्धता के साथ सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कार्य किया है, उन्हें मूल्यों और सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्यकर्ता निरंतर आगे बढ़ेगा और लाभार्थी परक योजनाओं के सभी नागरिकों को भी पार्टी के मूल्यों और सिद्धांतों के साथ जोड़ करके
हम पार्टी के इस विस्तार को और एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस समय, कांग्रेस नेता भी और बीजेपी नेता भी। कांग्रेस नेता से मेरा सवाल होगा कि लगातार परिवारवाद को लेकर सवाल उठते हैं, क्योंकि हमेशा से देखा गया है जो पार्टी का नेतृत्व है सिर्फ परिवार के इर्द गिर्द रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों पार्टी खुद सवालों के घेरे में आ जाती है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कहीं पे भी कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी सवालों का घेरा नहीं है। आज देश के असल मुद्दे हैं जिसे गांधी परिवार आप कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एक सर्वसामान्य नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। 99.9% कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स राहुल गांधी को ही कांग्रेस प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं और उन्हीं को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में भी देखना लेकिन चाहते हैं। भीतरघात को रोक क्यों नहीं पाते? भीतरघात को रोक क्यों नहीं पाते हैं? हार्दिक पटेल वो कह रहे थे कि उनका सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया। अगर गुजरात के इलेक्शन में वो ठीक से प्रचार कर लेते, उनकी कार्यक्षमता के हिसाब से उनका उपयोग किया ही नहीं गया, तो शायद कांग्रेस पार्टी कुछ कर पाती अगर उनके तरीके से प्रचार होता तो। देखिए, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का एक डेकोरम है और वो डेकोरम ये है कि वो हर नेता को, हर कार्यकर्ता को अलाउ करती है कि आप अपने मन की बात कीजिए, ना कि हम सिर्फ एक व्यक्ति के मन की बात करने की इजाजत देते हैं। नरेंद्र मोदी की तरह हम लोग नहीं है। लेकिन मन की बात में फजीहत हो रही है ना पार्टी की, मन की बात में पार्टी की फजीहत भी हो रही है। नहीं, मेरा मानना ये कि हेल्दी डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की इजाजत होनी चाहिए, कि आप फजीहत के रूप में ना देखें। इसलिए आप देखें कि हम एक हेल्दी डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक स्वस्थ लोकतंत्र का जीता जागता उदाहरण है, जहां हर व्यक्ति को बोलने की इजाजत है, ना कि हम भारतीय जनता पार्टी है जहां सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तानाशाही चलती है। ठीक है, जवाब दे रहे हैं वो आपका। प्रदीप भट्टागर जवाब दे रहे हैं आपका। तानाशाही कांग्रेस में नहीं है जैसे कि बीजेपी में है। जिससे डेकोरम की बात कर रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता राहुल जी शुरू कर सोनिया जी तक जाता है और सोनिया जी लेकर राहुल तक आते हैं। शुरुआत जहां से होती है और खत्म ही वही होती है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये सब नहीं था तो सिंधिया जी सीएम जब बनने जा रहे थे तो क्यों आपने कपिल उनको बना दिया? आपने मध्य प्रदेश के सांसद दूसरे को क्यों बना दिया आपने? आपका जवाब दे रहे हैं वो, बोलिए। पहली चीज। दूसरी, अगर आप जो राहुल और आप जो बात कर रहे हैं गांधी परिवार का जो सर्कल आप घूमते हो, आज वो सर्कल टूट गया है। आप गुलाम नबी आजाद के साहब के बारे में बिल्कुल नहीं बोलेंगे। कपिल सिब्बल साहब ने क्या स्टेटमेंट दिया उसके विषय में आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप नहीं बोलेंगे। तरन तारण के अंदर एक नाबालिग लड़की को 8 महीने तक बंद कमरे में रखा, उसको 8 महीने तक पीड़ित करा, बलात्कार हुआ कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में, उसके विषय में आप नहीं बोलेंगे। सर ऐसे सवाल मत करिए। अगर ऐसे सवाल बीजेपी की सरकार में उठने लगेंगे तो फिर जवाब आपके पास नहीं होगा। अगर हम उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठा देंगे तो फिर जवाब आपके पास नहीं होगा। अगर हम हापुड़ का मुद्दा उठा लेंगे तो फिर बीजेपी के पास जवाब नहीं होगा। अगर आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो बीजेपी पर बहुत सवाल उठते हैं, बहुत सवाल उठते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं की सुरक्षा कैसी है सब जानते हैं। राहुल जी को साउथ इंडिया जाके उत्तर प्रदेश अच्छा नहीं लगता है, उत्तर के लोग अच्छे नहीं लगते। उन्हें ये नहीं पता दिल्ली में जो रहते हैं वो उत्तर साइड में आता है। राहुल जी को ये नहीं पता क्या? प्रियंका जी को तो किसान पंचायत करनी आती है, अपने भाई को समझाने नहीं आता है क्या? जवाब दीजिए। देश की जनता सब हमेशा एक है, कुछ सीख लीजिए। मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, वो बोल रहे हैं। आपने सवाल पूछ लिया ना, पूछ लिया। अब उनको बोलने देते हैं, एक बार उनको बोलने का मौका दीजिए। बात करने की हिम्मत है उनमें तो हम हर महीने आगे। अरे भाई साहब बोलने दीजिए मुझे भी। आप क्यों नहीं बोलते? यही तानाशाही है। उनको बोलने का मौका दीजिए, फिर वो तानाशाही का आरोप आप पे लगाने लगते हैं। एक बार बोलने का मौका दीजिए उनको। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, ये महिला सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे थे तो पूरा देश जानता है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आधी रात में एक बिटिया का शव जला दिया था। जिस बर्बरता के साथ वो कृत्य किया था, योगी आदित्यनाथ को और नरेंद्र मोदी को देश की जनता बात नहीं कर सकती। एक बीच में क्यों बोल रहे हो आप? अरे मैं आपके बीच में नहीं बोलता, आप क्यों बोल रहे हैं? आप तरन आओ ना। देखिए, मुझे समझाइए, मैं ऐसे नहीं बोल सकता। बीच में बोलेंगे मैं कैसे जवाब दूंगा? तो वहाँ प्रियंका जी कहाँ थे? मेरी एक लाइन सुन ही नहीं पाते हो आप। नहीं मतलब है कि कांग्रेस बोलती है, आप झूठ बोलते हो। हमेशा होता है बीजेपी को समझना होगा कि प्रदीप भटनागर एक बार उनको बोलने दीजिए, एक बार जवाब ले लेते हैं, क्योंकि एक बार जवाब ले लेते हैं। ये पंजाब वाला मुद्दा आपने उठाया था, एक बार उनसे जवाब ले लेते हैं ना। एक बार सुन लीजिए उनको, क्योंकि पंजाब वाला ये महिला सुरक्षा का मुद्दा आपने ही उठाया था, आपने ही बोला था। बोलिए। मैंने पहला सवाल करा, ये शांत नहीं होंगे तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये सुनाई नहीं दे। नहीं बोले
मैं यही कहना चाहता हूँ भाई साहब, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, आप जरा शांत हो जाइए, मैं भी बात करती हूँ। कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मुख्य विपक्षी दल का प्रवक्ता हूँ, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बहुत विनम्रता के साथ। मैं मानता हूँ बोलिए, आप बोलिए, वो चुप हो गए ना, बोलिए, हो गया उनका। देखिए, सबसे पहली बात हमें ये समझनी होगी कि आज जिस प्रकार से महिला सुरक्षा का मुद्दा इन्हें उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज ये कह रहे हैं आपने उसे सीएम बना दिया, उसे क्यों नहीं बनाया, उसे बनाना था। हमने कुछ बोला, आपने लाल कृष्ण आडवाणी के साथ क्या किया, हमने कभी नहीं बोला, क्योंकि ये आपका आंतरिक मामला है, ये हमारा आंतरिक मामला है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया था और कांग्रेस के विधायक दल ने कमलनाथ जी को चुना था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। ये होते कौन है सवाल पूछने वाले? हम तो नहीं पूछते कि लाल कृष्ण आडवाणी के साथ क्या हुआ, मुरली मनोहर ज्योति के साथ क्या हुआ। आज असल मुद्दा महंगाई है, आज असल मुद्दा किसानों का हक है, आज असल मुद्दा चीनी घुसपैठ है, जिस पर ये लोग चर्चा नहीं करते। बस मोदी जी आके मन की बात करते हैं, बड़े बड़े जुमले फेंकते हैं। आज इस देश का युवा इनसे परेशान है, बेरोजगार युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और नरेंद्र मोदी चुनाव अभियान में मस्त हैं। इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और नेताजी काम कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मोदी जी से कि भैया माफ कर दो इस देश को, अब बहुत हो गया आपका। आज आपने युवाओं को बेरोजगार कर दिया, किसानों का हक छीन लिया, महिला सुरक्षा के मुद्दे पे आप भी जानती हैं क्या स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर विफल हो चुकी है। प्रदीप भटनागर, जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो ये कहूंगा कि ये चाइना पे बहस तो करते हैं, आप लोकसभा में ये क्यों नहीं उठाते? जैसे G23 जम्मू कश्मीर में गया, ऐसी ही आप कांग्रेस से प्रवक्ता से मैं तो निवेदन करूंगा कि अपने विपक्ष के नेता से बोलिए कि राज्य लोकसभा में डिमांड करेंगे कि हमें चाइना जाना है, हमें पैंगोंग झील देखनी है, हमें फिंगर 8 पे जाना है, 7 पे जाना, 4 पे जाना है। आप क्यों नहीं राहुल जी को बोलते हैं देखने जाएंगे? अरे आप बोलिए ना, तो वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। आप चाइना की सुन लीजिए, प्रदीप भटनागर, वो उनकी मर्जी है, वो जहाँ चाहे वहाँ जाए। अगर कहीं जाने का मन नहीं है तो अपने देश में रहे, वो उनकी मर्जी है। प्रधानमंत्री जी के बारे में किसी के बारे में बोलेंगे भी नहीं, सोच समझ के बोलेंगे। इनके राहुल जी भी तमीज भूल चुके हैं बोलने की, प्रधानमंत्री के बारे में कैसे बोला जाता है, किस शब्द का यूज करा जाता है। राहुल जी को भी तमीज सिखाए फिर ये बैठ के, अगर ये मुझे तमीज ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं, वो जवाब ले लीजिए। प्रधानमंत्री है, बोलिए। मैं हर डिबेट में कहता हूं के बाद में बेटी की बात करी तो आप अब चुप जाइए ना, आप चुप जाइए, आप ही का जवाब दे रहे हैं, वो आपने जो सवाल पूछा उसी का जवाब दे रहे हैं। मैं हर बहस में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी आदरणीय हैं, परंतु आदरणीय होने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता। भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी आलोचना कर सकता हूं करूंगा, क्योंकि वो विफल साबित हुए हैं, परंतु वो आदरणीय है क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री हैं। और इनको समझा देना चाहता हूं, आलोचना करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको आदरणीय ना माने, हम उन्हें आदरणीय मानते हैं, मोदी जी मेरे आदरणीय है, परंतु आलोचना, उनसे प्रश्न मैं पूछूंगा, मैं बेरोजगारी पर उनसे प्रश्न पूछूंगा, महिला सुरक्षा पर उनसे प्रश्न पूछूंगा, मैं किसानों के हक पर उनसे प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि इस देश के हर वर्ग को नरेंद्र मोदी जी ने परेशान कर दिया है। ठीक है, आप पूछिए प्रश्न, ठीक है, आपका हक है प्रश्न पूछना, आप प्रश्न पूछिए। लेकिन मेरा एक प्रश्न आपसे है, जम्मू में गुलाम नबी आजाद पहुंचे हैं, कोई नया एजेंडा है क्या जम्मू को लेकर उनका? देखिए, मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ, एक मिनट, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि दिल्ली से ज्यादा फंड जम्मू को मिलना चाहिए। देखिए, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं गुलाम नबी आजाद जी, जिनका पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत सम्मान करती है। वो मुद्दों की राजनीति करते हैं और वो जो कह रहे हैं उस पर पार्टी विचार करेगी, कोई इसमें बात नहीं। क्योंकि गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री वहां के रह चुके हैं, तो हो सकता है कोई सियासी जमीन एक बार फिर से तलाशने की कोशिश की जा रही हो, कुछ ना कुछ नया हो सकता है, क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए, जिस रूप में और जिस परिप्रेक्ष्य में वो जम्मू कश्मीर को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उस मुद्दे पर वो ज्यादा बेहतर तरीके से सफाई दे सकते हैं, बता सकते हैं कि उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में उस बात को कहा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद जी का बहुत सम्मान करती है। हम लोग एक बहुत बड़ा परिवार हैं, हर नेता का सम्मान करते हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी की तरह तानाशाह नहीं है जहां सिर्फ एक शख्स की मन की बात होती हो। हमारी पार्टी में हर नेता, हर कार्यकर्ता को बोलने की इजाजत है और वो अपनी बात रखता है, जैसे राहुल जी, सोनिया जी, हर कोई सुनती हैं। और मुझे बहुत खुशी है
कि कांग्रेस पार्टी ही इस देश का एकमात्र विकल्प है जो इस देश में लोकतंत्र को पुनः स्थापित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की तरह तानाशाही हम नहीं करते। ठीक है प्रदीप भटनागर, क्योंकि जैसा गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि दिल्ली से ज्यादा जो फंड है वो जम्मू के लिए होना चाहिए, इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा गुलाम नबी आजाद का हो सकता है कि जो कि बीजेपी की दिक्कत बढ़ा सकता है। नहीं, बहुत आपने देखिए बहुत एक विषय पर बात करी है, बहुत अच्छी बात आपने जम्मू कश्मीर के बारे में। देखिए जम्मू कश्मीर जो धारा 370 और 35A को लेके इतना पिछड़ गया था कि वो कहीं देश की गिनती में नहीं आता था। लोगों को ये डर था कि इसको हाथ लगाएंगे तो आग लग जाएगी, दंगा छिड़ जाएगा कहीं। उसको आज उसे बहुत पूर्ण विकास की जरूरत है, आज वहाँ गवर्नेंस की जरूरत है, वहाँ पे एक हर चीज की जरूरत है, आगे बढ़ाना उस देखिए उस प्रदेश के लिए विकास की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ से यहाँ बहुत अच्छी बात है। आज जम्मू कश्मीर का आपने छोड़ा था। हाँ सुनिए आप जम्मू कश्मीर का आप तो नहीं बोलेंगे कि आपको धारा 370 चाहिए, आपको राहुल जी को धारा 370 चाहिए, मगर हमें नहीं। राहुल जी राहुल गांधी की बात मत करिए, राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, इसी मुद्दे पर वापस आइए, इसी मुद्दे पर वापस आइए। ठीक है बोलने दीजिए उनको। राहुल गांधी का मुद्दा नहीं है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। दिल्ली तक और पंजाब तक मुंह उठा के देख रहा है, जम्मू कश्मीर को विकसित और विकास की ओर ले जाना है, क्योंकि हमारा फोकस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है, लद्दाख को आगे बढ़ाना है। जहाँ वहाँ जो गवर्नेंस नहीं थी उसको आगे मजबूत करना है। गुलाम नबी आजाद साहब ने अगर घूम के उस कश्मीर को धारा 370 वाले को देखा और आज जो धारा 370 खत्म हुए कश्मीर को जम्मू कश्मीर को देखा, उसमें परिवर्तन और चेंजेस देखी है। तो लेकिन आपके सामने कांग्रेस गुलाम नबी आजाद के रूप में अगर जम्मू कश्मीर में एक मजबूती के साथ खड़ी होती है तो दिक्कत हो सकती है हमारे को। जी देखिए ऐसा है, मजबूत और बेमजबूत की बात तो तब आएगी जब चुनाव होगा। पहली चीज जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम ये हार जीत के बारे में नहीं सोचते, मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं। हाँ। और जो हमारे विषय और मुद्दे होते हैं उन पे चुनाव लड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के मुद्दों पे चुनाव लड़े और सरकार ही बनाई थी और सरकार को हटा भी दिया था। जिन मुद्दों पे अगर पूरे नहीं हुए। ठीक है आपका जवाब ले लेते हैं, बोलिए। देखिए ये कह रहे थे कि ये जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं, तो मैं महोदय से निवेदन करता हूं कि भारत को अब आपका विकास नहीं चाहिए, क्योंकि आपके विकास में पेट्रोल तो शिकार हो जाता है, पूरे देश का युवा बेरोजगार हो जाता है, किसान सड़कों पर आकर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है। आज मोदी का विकास मतलब जनता परेशान, इसलिए जनता हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि खूब हुई महंगाई की मार, अब माफ करो मोदी सरकार। क्योंकि विकल्प भी नहीं है ना, विकल्प भी नहीं है। पहले मेरा भी सवाल सुनिए, विकल्प भी तो नहीं है ना, जनता के पास विकल्प नहीं है। कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ पेश नहीं हो पा रही है पब्लिक के सामने। देखिए बिल्कुल हो रही है, आए दिन हम लोग सड़क पर उतरकर लाठी डंडे खा रहे हैं, उंगलियां तोड़वा रहे हैं। लाठी डंडे खाने से फायदा नहीं होगा, लाठी डंडे खाने से फायदा नहीं होगा, एकता दिखाने से फायदा होगा। अब आप देखिए पश्चिम बंगाल को देखिए, असम को देखिए, किस तरीके से बीजेपी के स्टार प्रचारक जा रहे हैं। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं है ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आ रही। राहुल गांधी अकेले हैं, एक मिनट, राहुल गांधी अकेले हैं, किस तरीके से सत्ता हासिल कर लेंगे वो अकेले सिर्फ अपने दम पर? नहीं ये मान लेना। देखिए ऐसा पहले जो 3 राज्यों में, एक मिनट, पहले राहुल गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के थे 3 राज्यों में सरकार बनी थी, लेकिन उस समय पार्टी के जो बड़े नेता थे वो भी एकजुट थे, वो सब गए थे वहां पर। देखिए पार्टी के बड़े नेता उस वक्त भी एकजुट थे, पार्टी के बड़े नेता आज भी एकजुट है और कांग्रेस पार्टी हमेशा एकजुट रहेगी। बात नंबर 1, उस वक्त बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर राहुल जी ने घेरा था और 2018 में तीनों राज्य राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीते थे। आज आप मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने संपूर्ण रूप से घेर लिया है और विश्वास मानिए इन 5 राज्यों में दिख नहीं रहा है, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी। लेकिन दिख नहीं रहा। एक लास्ट रिएक्शन प्रदीप भटनागर से लूंगी, समय की कमी है, बोलिए प्रदीप भटनागर। ये जम्मू कश्मीर की बात जो छेड़ी थी और बीच में इन्होंने काट दिया। जम्मू कश्मीर का अगर विकास जाके देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में अब गोलियां दंदराती नहीं है, वहां काम होता है, वहां बम ब्लास्ट नहीं होते, वहां जब हमला नहीं हुआ करता। मैं 10 सेकंड लूंगा बस। पहली चीज, आप जिस बात करते हैं आप तानाशाह की, तो आप इंडिपेंडेंट बैठे ना आराम से चैनल पे, तो ये तानाशाही में अगर होते तो आप बैठ नहीं पाते। आपने मुंह पर ब्लैक कलर की टेप चिपकी होती जिन्हें आप तानाशाह कहते हैं। आप ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का समय की कमी है। मेरे पास तो एक तरफ 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में भीतर घात देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में सीधी टक्कर है बीजेपी वर्सेस टीएमसी, लेकिन भीतर घात लगातार कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, जो कि जम्मू तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।
खबरनामा, खबर से असर तक।